माया अपनी गंवार सास रजनी और पति दीपेश के साथ रहती हैं। ऐसे ही एक सुबह, हे भगवान, इस नालायक को देख तो जरा दीपेश, जींस टॉप पहनकर पूजा पाठ कर रही है। अरे जरा सी भी लाज शर्म है कि नहीं तुझ में? या फिर वो भी बेचकर खा गई? अब इसमें कैसी शर्म माँ जी? देख रहा है ना बेटा, कैसे उल्टा जवाब दे रही है ये मुझे। पर माया ने सही तो कहा माँ, अब इसमें कैसी शर्म? पूजा करते वक्त मन में भक्तिभाव होना जरूरी है। जींस टॉप से कुछ भी नहीं होता। उल्टा हर किसी को वही कपड़े पहनने चाहिए जिनमें वो लोग कंफर्टेबल हो। एग्जैक्टली माँ। और वैसे भी माया थोड़ी ना रोजाना जींस टॉप पहनती है। कभी कुर्ती तो कभी साड़ी पहनती है, और कभी कभार ही इंडो वेस्टर्न कपड़े पहनती है। ये तो हर प्रकार के कपड़े पहनती है। भले ही माया मॉडर्न लड़की है, लेकिन संस्कारों से उतनी ही पक्की है वो। पर फिर भी आप इसकी हर चीज में नुक्स निकालती रहती हो, जो कि बहुत गलत बात है माँ। लो कर लो बात। उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे। कमाल है भाई, तू तो पूरी तरह चोरों का गुलाम बन चुका है। नालायक कहीं का। अरे क्या माँ, आप भी। मैं कोई चोरों का गुलाम नहीं बना हूँ। बस जो सही है उसी का साथ दे रहा हूँ। मैंने कभी आप दोनों में भेदभाव नहीं किया है। जितनी आप मेरे लिए कीमती हो, उतनी ही माया भी है। पर आप यूं हर बार इसे गलत नहीं कह सकती। इतना सब सुनने के बाद रजनी चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब माया शॉपिंग करके आती है, तभी, ये देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए साड़ियाँ और बर्फी लाई है। और हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा शोरूम है ना, ये साड़ियाँ मैंने वहीं से लाई हैं। वाह वाह वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। और ये तो बहुत महंगी भी हैं। और ये दोनों साड़ियाँ तूने मेरे लिए लाई है? जी माँ जी, आप ही के लिए लाई है मैंने। और इन सब के ऊपर मैचिंग शॉल भी लाई है मैंने। ये प्योर पश्मीना है। एकदम माधुरी दीक्षित लगोगी आप इसमें। और वैसे भी आप मेरी सास नहीं, बड़ी बहन लगती हो। सास होकर भी इतनी सुंदर, जवान और तंदुरुस्त लगती हो आप। शुक्रिया बेटा। दरअसल मेरी 13 की उम्र में ही शादी हो गई थी, और 15 की उम्र में मैंने दीपक को जन्म दे दिया। और आज मैं 40 की हो गई हूँ। और ये तो सब गांव के खान पान का नतीजा है, जो आज भी मैं इतनी जवान लगती हूँ। वरना यहाँ शहर के खान पान से तो 20 साल की लड़की भी 30 साल की लगती है। हाँ, वो तो है माँ जी। चल, अब मैं तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बना देती हूँ। और ऐसे ही मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाया कर, उतनी ही मुझे खुशी मिलती है। फिर रजनी खीर बनाती है। बड़ी चालाक है माँ जी। यहाँ आए मुझे लगभग 1 महीना हो चुका है, और मैंने अभी तक अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है कि माँ जी तो बहुत ही लालची है। ऐसे ही एक रोज, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ माँ जी? पूरे घर में तांडव मचा के रखा है आपने। कोई भूत वूत देख लिया क्या? अरे नालायक लड़की, तूने ही ये नई वॉशिंग मशीन लाई है ना? और इसी में से ये अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। जरूर इसमें कोई कपड़े नहीं, बल्कि किसी चुड़ैल की आत्मा घूम रही है। कोई तो बचाओ हमें, हमारे घर में भूतनी आ चुकी है। हे भगवान! माँ जी, प्लीज सोफे के नीचे उतर जाइए। सोफा खराब हो रहा है। नहीं, मैं जा रही हूँ गांव में वापस। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। यहाँ भूतनी रहती है। हमारा ये घर शापित हो चुका है अब। तू जरा बात को समझने की कोशिश कर। एक काम कर, दीपेश और तू दोनों भी चलो मेरे साथ गांव में। दीपेश को भी वहां पर कोई ना कोई तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। ओ गॉड माँ जी, आप पहले ठीक से मेरी बात तो सुनिए। उस वॉशिंग मशीन में कोई भूत वूत नहीं है। वो तो बस स्पिन हो रहा है, इसलिए उसमें से इतनी आवाजें आ रही हैं। लेकिन आप इतना क्यों डर रही हो? जरा शांत रहिए और सांस लीजिए, और ये पानी पीजिए। क्या? सच में? जी माँ जी, सच में उस मशीन में कुछ भी नहीं है। स्पिन यानी घूमते समय उसमें से थोड़ी आवाजें आती हैं, या फिर कभी कभी कपड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब भी थोड़ी बहुत आवाजें तो आती ही हैं। मैं भी ना फालतू में ही डर गई। एकदम गंवार हूं मैं तो।
खैर, मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं है। जा, जाकर मेरे लिए शरबत बना। अब तो वही पीकर मेरा डर भागेगा पूरी तरह से। क्या? हिंदी समझ नहीं आती क्या तुझे? अरे आई एम शेक्सी। शरबत मेक मी प्लीज। ओ गॉड माँ जी, आखिर आप क्या कहना चाहती हो? मैं प्यासी हूँ। मेरे लिए जल्दी से शरबत बना नालायक। प्यासी को सेक्सी हूँ, यही बोलते हैं ना। मुझे पड़ोस की नंदिता ने यही समझाया था। प्यासी यानी सेक्सी नहीं होता माँ जी। प्यासी मतलब आई एम थर्स्टी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ये सेक्सी का मतलब क्या होता है? जाने दीजिए माँ जी, आप उसका मतलब ना ही समझे तो अच्छा है। और इस उम्र में आपको उसका मतलब समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो शब्द आपके किसी भी काम का नहीं है ना, इसीलिए। तुम अंग्रेज लोग और तुम्हारे फालतू के चोचले। खैर, छोड़ो ये सब और जाकर मेरे लिए शरबत बना। ऐसे ही एक दिन, माया, माँ कहाँ पर है? फोन भी वो यही छोड़कर गई है। रात के 10 बजने वाले हैं, अभी तक घर नहीं लौटी क्या वो? नहीं दीपेश, वो मुझे भी कुछ भी बताकर नहीं गई। शाम के 4:30 बजे से गई है वो। और मैंने उनकी हर एक सहेली को कॉल करके भी देख लिया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अब। ना जाने कहाँ पर होंगी माँ जी। वो दोनों रजनी को ढूंढने जा ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर रजनी आ जाती है। अरे क्या अभिमा, कहाँ चली गई थी आप? आपको पता है हम दोनों कितना डर गए थे। माफ करना बेटा, वो गलती से मैं अपना फोन घर पर ही छोड़ गई थी। लेकिन मैं आज हमारे पास के ही मोहल्ले में गई थी। वहां शादी में खाना बांटने का काम था और उसमें 5 घंटे के काम के मुझे 2,000 रुपए मिले। बहुत अमीर लोग हैं वो। हाय रे, पैर तो बड़े ही दर्द कर रहे हैं। माया बहू, जा, जाकर गर्मा गर्म पानी की बाल्टी लेकर आ। पर माँ, आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था? आखिर क्या जरूरत थी ये करने की? और नहीं तो क्या माँ जी, मैंने और दीपेश ने आपको किसी चीज की कमी महसूस होने दी है क्या? और आप कुछ पैसों के लिए अपने पैरों को दर्द देकर आ गई। पहले ही आपको डॉक्टर ने कहा है कि आप अपने पैरों पर ज्यादा जोर मत डालो। और मैंने भी आपको कितनी बार समझाया है माँ, फिर भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा तुम दोनों मुझे लेक्चर मत दो। अरे मैं तुमसे बड़ी हूँ या तुम दोनों मुझसे बड़े हो? सॉरी माँ जी, लेकिन बात यहाँ बड़े या छोटे की बिल्कुल नहीं है, समझदारी की बात है। खैर, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। मैं अभी जाकर पानी गर्म करने रखती हूँ। और प्लीज माँ, आइंदा से ऐसा कुछ भी मत करना आप, क्योंकि आपको ऐसे देखकर हमें भी बहुत तकलीफ होती है। माना कि हम दोनों आपका ख्याल रखने के लिए है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको अपना ख्याल तो रखना ही होगा ना। ऐसे ही एक रोज अचानक से रजनी अपनी पर्सनल नौकरानी लेकर आती है। अरे ये कौन है माँ? हाँ माँ जी, ये तो अपना पुरिया बिस्तर लेकर आई है। आपके गाँव की कोई रिश्तेदार है क्या? अरे नहीं नहीं, ये गुनगुन है और अब से ये हमारे साथ यहीं पर रहेगी। वो क्या कहते हैं, जो हमारी निजी चीज होती है, पर्सनल माँ जी। हाँ, वही वही। ये मेरी पर्सनल नौकरानी है और अब से ये मेरे साथ यहीं पर रहेगी और सिर्फ मेरी ही सेवा करेगी। अरे तुम दोनों को तो बस मुझे लेक्चर देने ही आता है और कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी देखभाल करने के लिए मैं इसे लेकर आई हूँ, मेरी पर्सनल नौकरानी को। ये सब आपने क्या लगा के रखा है माँ जी? हमने आपके लिए कितना कुछ किया है और उसके बावजूद भी आप हमें इतने ताने देती हो। देखा, तो कहता है कि तेरी लुगाई मॉडर्न होने के साथ साथ संस्कारी भी है। और अब देख, ये तो एकदम मुंहफट और बदतमीज है, जो मेरे हर जवाब पे सवाल उठाती है। देखिए माँ जी, माना कि मैं मॉडर्न और संस्कारी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गलत जगह पर मौन व्रत धारण करके मैं चुपचाप बैठी रहूं। जहां गलत है वहां पर मैं अपना मुंह जरूर खोलूंगी, फिर चाहे वो मेरी सास हो या माँ हो। मैं वहां पर कोई भेदभाव नहीं करती। और माँ,
हमारे होते हुए आपको एक पर्सनल नौकरानी रखने की क्या जरूरत है? मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप हाल फिलहाल में ऐसे अजीबोगरीब बर्ताव क्यों करने लगी हो। मुझे किसी को भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। माई लाइफ माई रूल्स। रजनी अपनी नौकरानी गुनगुन के साथ कमरे में चली जाती है। वहीं दीपेश और माया को उसका ये बर्ताव समझ ही नहीं आता। फिर ऐसे ही एक रोज, बाप रे गुनगुन, इतना सारा नींबू का अचार क्यों बनाया है तुमने? और ये क्या, तुमने तो इमली की टॉफियां भी लाई है। हाँ, दरअसल वो मैडम जी को इसे खाने की बहुत इच्छा थी ना, इसीलिए। पर माँ जी कब से ये नींबू का अचार खाने लगी? इनफैक्ट उन्हें तो पोहा, पाव भाजी, इन सब में भी नींबू बिल्कुल नहीं पसंद। फिर इनमें अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? और ये इमली की टॉफियां, ये तो मैंने एक बार ही लाई थी। तब भी उन्होंने खाना तो दूर की बात, उसे तो उन्होंने छुआ भी नहीं था। कमाल है, माँ जी दिन ब दिन कितनी बदलती जा रही है। अब उम्र के साथ इंसान बदलता ही जाता है मैडम। ऐसे ही एक दिन, जब माया घर की सफाई कर रही होती है, तभी, अरे माँ जी, कमरे का दरवाजा बंद क्यों किया है? माँ जी, गुनगुन, दरवाजा खोलिए ना, मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। माफ करना मैडम, लेकिन मैडम जी अभी सो रही हैं और आप इस कमरे की सफाई की चिंता मत कीजिए, वो सब मैं कर लूंगी। और जब मैडम जी उड़ जाएंगी, तब खुद ब खुद बाहर आकर वो आपसे बात कर लेगी। क्या? गुनगुन की बातों से माया हैरान रह जाती है और वो ये सारी बातें दीपेश को बताती हैं। आज ऐसा दूसरी बार हुआ है दीपेश, जब गुनगुन ने मुझे माँ जी के कमरे में आने से मना किया। पहले जब माँ जी अपने कमरे में अकेली रहा करती थी, तब उनके कमरे का दरवाजा दिन भर खुला ही रहता था। और अब देखो, अब दिन रात उनका दरवाजा बंद ही रहता है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। सच बताओ तो अब मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है माया। माँ का बर्ताव बहुत बदल गया है। शायद उन्हें हमारा बार बार रोकना टोकना नहीं पसंद आता और इसीलिए उन्होंने हमसे इस तरह से मनमुटाव कर लिया है। नहीं दीपेश, यहाँ पर बात तो कुछ और ही है। फिर एक रोज, जब गुनगुन और रजनी दोनों बाहर गई होती हैं, तभी माया उनके कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक जार भरकर खून के लड्डू दिखते हैं। ये खून के लड्डू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये तो तब खाए जाते हैं जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है। और माँ जी का कमरा भी एकदम अलग ही लग रहा है। गुनगुन ने आकर इसका पूरा होलिया ही बदल दिया है। और ये क्या, हॉस्पिटल की फाइल? और ये तो गायनोकोलॉजिस्ट की फाइल लग रही है और इस पर माँ जी का नाम लिखा है। भला ये कैसे हो सकता है? उतने में वहां पर रजनी और गुनगुन आ जाती हैं। माया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? क्या हुआ माँ जी? आखिर आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस आपके कमरे में आकर ये सब देख रही थी, लेकिन मेरी अनुमति के बगैर तू मेरे कमरे के अंदर आई भी कैसे? बस कीजिए माँ जी, अब आपके कमरे में आने के लिए मुझे आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? हाँ, लेनी पड़ेगी तुझे। तो बताइए, ये फाइल किस चीज की है? आप गायनोकोलॉजिस्ट से कौन सी ट्रीटमेंट करा रही हो? इतना तो कुछ भी नहीं हुआ है, बस नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे। अब मैडम जी को बढ़ती उम्र के साथ साथ थोड़ी थकान हो रही थी ना, और इनका हीमोग्लोबिन भी कम हो चुका है। सांस भी चढ़ती है इनकी अभी। परसों के दिन भी इन्हें बहुत चक्कर आ रहे थे और इसीलिए हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे। अरे कितना कुछ हो रहा है आपको माँ जी, लेकिन इसके बारे में आपने मुझे या दीपेश को कुछ क्यों नहीं बताया? और इन सब चीजों के लिए कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाता है भला? ये तो कोई भी डॉक्टर देख सकता है। हमारे फैमिली डॉक्टर के पास ही चली जाती ना आप, उनकी गोलियों से भी आपको राहत मिल जाती। अरे तुम दोनों को ठंड के कारण सर्दी जुकाम हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। लेकिन फिक्र मत करो, अब सब ठीक है। और उस दीपेश को जाकर कुछ मत बताना, वरना वो खामोखा मेरी चिंता करने लगेगा। ठीक है माँ जी, पर आप प्लीज अपना ध्यान रखिए और अगर आपको कुछ भी लगे तो हमें जरूर बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। और एक और बात,
अगली बार से पूछ कर आना मेरे कमरे में, नालायक कहीं की। अच्छा ठीक है माँ जी, गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। और अगली बार से मैं जरूर ध्यान दूंगी। इतना कहकर माया कमरे के बाहर चली जाती है, लेकिन उसके मन में अब शक पैदा हो जाता है। हो ना हो, माँ जी हमसे कोई बहुत ही बड़ा राज छुपा रही है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये कहानी है गरीब संध्या की, जो अपने पिता लखन के साथ रहती है। लखन एक मिल में छोटी नौकरी करता है और थोड़े से पैसों में दोनों बाप बेटी अपना गुजर बसर करते हैं। एक रोज, अरे क्या हुआ संध्या बिटिया, मिला कहीं काम? नहीं पापा, कहीं भी काम नहीं मिला मुझे। रोज संघर्ष करते करते मैं थक गई हूँ। सुबह सुबह मैं बड़ी उम्मीद के साथ निकलती हूँ कि शायद आज कुछ अच्छा होगा। आज तो डिजाइन कंपनीज मेरे डिजाइन पसंद करेंगे और मेरी कला को पसंद करके मुझे एक मौका देंगे। लेकिन नहीं पापा, हर रोज मैं दिन के अंत में हार जाती हूँ। सब्र रख बिटिया, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और कुछ अच्छा होने के लिए बहुत सी बाधाएं आती है। अब और कितना सब्र रखूं पापा, और आप भी और कितना करोगे? 2 साल पहले आपका बायां पैर एक्सीडेंट में टूट गया था। फिर उसे छोड़ने के बाद डॉक्टर ने कहा है कि आप कम से कम काम करें। फिर भी आप दिन रात मिल में इतनी मेहनत करते हो। आपने खून पसीना एक करके मुझे हमेशा अच्छे दिन दिखाए, पर अब जब मेरी बारी है तब मैं असफल हो रही हूँ पापा। ना मेरे बच्ची, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे ऐसे ख्याल तो अपने दिमाग में लाती ही क्यों है? देख बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है और तूने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अव्वल आई है तू और स्कॉलरशिप लेकर शहर के सबसे बड़े फैशन स्कूल में पढ़ाई की तूने। अरे कितनी सुंदर कला है तेरे पास। तो भगवान तेरी अग्नि परीक्षा लेंगे ही ना। बस तुझे हार नहीं माननी और मुस्कुराकर हर मुसीबत से लड़ना है तुझे। जानती हूँ पापा, पर फिर भी मुझे बहुत दुख होता है। पर कोई बात नहीं, आपने कहा है ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। उदास जरूर हूँ, लेकिन कल सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ काम ढूंढने जाऊंगी। ये हुई ना बात। बस अपने अंदर की चमक को कभी खोना मत लाड़ो। अपनी कला को अपनी पहचान बना और अपनी स्वर्गवासी माँ का सपना पूरा कर। हाँ पापा, माँ का सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनूं। मुझे तो आज भी याद है कि वो कितनी सुंदर तरीके से सिलाई बुनाई और कढ़ाई किया करती थी। जब किसी को स्केचिंग वगैरह के बारे में इतना पता भी नहीं था, तब भी बिना किसी पढ़ाई या कोर्स के वो इतनी सुंदर सुंदर स्केचेस और डिजाइन बनाया करती थी। और उसी तरह से उन्होंने मुझे भी सिखाया है। और आज उन्हीं की सीख की बदौलत मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। और आज मेरे हाथ में जो भी कला है, इसका पूरा श्रेय मेरी माँ को ही जाता है। और मैं अपनी माँ का सपना जरूर पूरा करूंगी। देखना आप। संध्या उम्मीद ना हार कर हर रोज वो अपने डिजाइन का पोर्टफोलियो लेकर अलग अलग फैशन एजेंसीज और डिजाइनर शोरूम में जाया करती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। दिन गुजरते जाते हैं और अब लखन की तबीयत काफी खराब हो जाती है। संध्या बेटी, मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, लेकिन मैं 2 दिनों में ही ठीक हो जाऊंगा और अपने काम पर भी चला जाऊंगा। अगर मिल के मैनेजर का फोन आएगा तो तू उन्हें बता देना कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं काम पर सीधे 2 दिनों के बाद ही जा पाऊंगा। और अगर हो सके तो मेरे पैसे ना काटने के लिए भी कह देना। नहीं पापा, आप कहीं भी नहीं जाओगे। डॉक्टर ने आपको 1 महीने तक आराम करने के लिए कहा है। और ऐसे में अगर आप 2 दिनों के बाद ही काम पर लग गए तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तब क्या करोगे आप? पर बिटिया, अगर मैं ही घर पर बैठ गया तो पैसे कहाँ से आएंगे और ये घर कैसे चलेगा? मैं उठाऊंगी सारे खर्चे। मैं जाऊंगी नौकरी पर
क्या? लेकिन बेटा, तुम्हें तो अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली। हाँ पापा, मुझे मेरे क्षेत्र में कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन बाकी सारे काम तो मिल सकते हैं ना मुझे। हमारे घर के पास में एक होटल खुला है और वहाँ खाना बनाने के लिए एक महिला की जरूरत है। पगार भी काफी अच्छी है, तो सोच रही हूँ कि मैं वहीं पर चली जाऊँ। लेकिन बेटा, ऊपर से आपको पता है, 2 टाइम का खाना वहीं पर मिलेगा, तो मैं हम दोनों के लिए वहीं से खाना लाया करूंगी। सब कुछ एकदम सही से हो जाएगा। बस इस बदलाव के कारण मेरे सपने पीछे ना छूट जाए। खास तौर पर मेरी माँ का सपना। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हमें जीवन में कुछ समझौते करने ही पड़ते हैं। नहीं लाडो, तुझे ये समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं मर थोड़ी ना रहा हूँ, बस मामूली तौर पर बीमार हुआ हूं ना। अरे मुझ में अब भी दम है, काम कर सकता हूँ मैं। देख बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बने, इसलिए तू अपने सपने की ओर जा। उसके साथ समझौता मत कर बेटा। देखिए पापा, आपको बस ऐसा लगता है कि आप सब संभाल लोगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा है आपको अब कम से कम काम करना है और अभी फिलहाल के लिए 1 महीने तक आपको बेड रेस्ट करना है। इसीलिए प्लीज बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए और मुझे मेरे काम पर जाने दीजिए। अगर सच में मेरा सपना पूरा होना होगा, तो वो कैसे भी हो जाएगा। किस्मत बहुत अजीब होती है पापा, कब कौन सा रूप मोड़ ले कोई बता नहीं सकता। नहीं बिटिया, सपने यूं ही किस्मत के भरोसे छोड़ने पर पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए हमें खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं बेटा। मैं आपकी बात समझ रही हूँ पापा, लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए इस समय आपकी सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। पहले ही मैं माँ को खो चुकी हूँ पापा, वो भी जब मैं 12 साल की थी। फिर उनके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में सिर्फ आप हो पापा, जो मेरे लिए सब कुछ हो। आप संध्या अपने सपनों के बारे में ना सोचकर वो होटल में जाकर खाना बनाने का काम करने लगती हैं। वहाँ काम करने से उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे वो लखन की दवाइयों से लेकर घर के बाकी के सारे खर्चे भी पूरे कर लेती है। ये देखिए पापा, मैंने आपके लिए नए कुर्ते लाए हैं और ये आपकी पसंद की मिठाई भी लाई है मैंने। डॉक्टर ने आपको खान पान में ध्यान रखने के लिए कहा है, लेकिन 15 दिनों में एक बार तो आप खा ही सकते हो ना। इसलिए चलिए, अब अपना मुंह मीठा कर लीजिए। खाने पीने में आज तक आपने बहुत परहेज कर लिया। धन्यवाद बिटिया, तुझे इस तरह से खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सच बता बेटा, तू सच में अंदर से खुश है या सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रही है, ताकि मैं तुझे डांट न सकूं? सच कहूँ पापा, तो मेरी खुशी आपकी ही खुशी में है। हाँ, थोड़ा मलाल है मेरे मन में कि मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं। वैसे मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल भी खोला है पापा। संध्या डिजाइन नाम है उसका, जहाँ पर मैं अपने स्केचेस और अपने डिजाइन्स डालती हूँ। और साथ ही मैंने जो जो बनाया है ना, वो सब कुछ लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने तो अपना पहला वीडियो पोस्ट भी कर दिया है, जिसमें मैंने माँ की डिजाइन से प्रेरित होकर एक सुंदर सा लहंगा बनाया है। पर मेरा पहला ही वीडियो इतने सारे लोगों ने देख लिया है और उन्हें भी मेरा वीडियो बहुत पसंद आया पापा। कमेंट में बस मेरी तारीफों पे तारीफें हो रही है। क्या बात है बिटिया, इस खुश खबर को सुनकर तो मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है। ऊपर वाला तुझे हमेशा यूं ही खुश रखे और तेरे चेहरे की मुस्कान कभी ना मिटे। शुक्रिया पापा। तो अब संध्या यूं ही काम में वक्त मिलने पर अपने यूट्यूब चैनल पर तरह तरह के डिजाइन पोस्ट किया करती है और वो लगभग 2 से 3 महीनों में ही वायरल हो जाती है। क्या कहा? तेरी वीडियो को रातों रात 5 लाख लोगों ने देख लिया? क्या बात है बेटा। हाँ पापा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल से मुझे अब पैसे भी मिलेंगे और उससे भी ज्यादा मुझे लोगों का प्यार मिलेगा। लंदन में एक फेमस डिजाइनर कंपनी होती है,
जो इंडियन और वेस्टर्न दोनों कपड़े बनाती है। उसका नाम होता है रायचंद डिजाइन्स। मल्लिका और उसका पति अमिताभ उस कंपनी के मालिक होते हैं। वही उसका बेटा विक्रम उस बिजनेस को संभालता है। ऐसे ही एक रोज जब मल्लिका की नजर संध्या के वायरल वीडियोस पर जाती है, तभी ओ माय गॉड, ये तो गजब का काम करती है। क्या डिजाइन्स है और क्या काम किया है इसने। वाह, एकदम ऑथेंटिक इंडियन अटायर है ये। हाँ मॉम, आपने सही कहा। और इस लड़की को तो इंडो वेस्टर्न कपड़े बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। देखो तो कितनी अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाई है इसने। आओ बेटा, मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की को हमें लंदन बुला लेना चाहिए और हमारी ही कंपनी में उसे जॉब देना चाहिए। एग्जैक्टली माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर इसकी डिजाइन जैसे कपड़े हम बेचने लगे तो हमारी ब्रांड इमेज भी बढ़ जाएगी और हमारे कस्टमर हमसे और कनेक्ट हो पाएंगे। वो लोग आपस में तय करते हैं और संध्या को लंदन बुलाने के लिए उसे संपर्क करते हैं। और ये खबर सुनकर लखन की आंखें भर आती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बिटिया, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी और हमारा सपना पूरा कर। पर पापा, आपको छोड़कर मैं वहां पर कैसे जाऊं? देख बिटिया, मैं वहां लंदन में तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन हाँ, अब मेरी तबीयत पहले से काफी ज्यादा सुधर चुकी है और इसीलिए मैं यहीं पर रहूंगा। ठीक है पापा, वो लोग मुझे अच्छे खासे पैसे देने वाले हैं, इसीलिए मैं कुछ पैसे जोड़कर बाद में आपको वहीं पर बुला लूंगी और तब तक मैं यहाँ पर आपको पैसे भेजा करूंगी। और हाँ, आपके लिए एक काम वाली बाई भी लगा दूंगी जो आपका ख्याल रखेगी। ठीक है बिटिया। वैसे पापा, आपको इस तरह अकेले छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन किस्मत ने दिया हुआ ये सुनहरा मौका मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मैं लंदन जरूर जाऊंगी और एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनकर ही रहूंगी। काश माँ भी इस पल मेरे साथ होती, उन्हें कितना गर्व होता ना मुझ पर। हाँ बेटा, वो तो है, पर वो ऊपर से सब देख रही होगी और उसे भी तुझ पर गर्व महसूस हो रहा होगा। हाँ पापा, माँ साड़ी की फैक्ट्री में काम किया करती थी। काश उस फैक्ट्री में आग लगती ही नहीं और माँ उस आग में नहीं जलती। उस वक्त तो फैक्ट्री में कोई भी नहीं था सिवाय मेरी माँ के। हर रोज की तरह माँ सबसे जल्दी गई थी फैक्ट्री में और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन कोई बात नहीं, वो भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो हमसे जुदा नहीं हुई है। वो आज भी हमारे साथ है। और इस तरह संध्या का वीजा प्रोसीजर होने के बाद वो हवाई जहाज में बैठकर लंदन के लिए निकल पड़ती हैं और वहां पहुंचकर वो रायचंद डिजाइन की आलीशान कंपनी में काम करने लगती हैं। बाप रे, ये ऑफिस है या कोई महल है? कितना बड़ा और कितना आलीशान है ये। यहाँ पर तो इंडियन एम्प्लॉयज भी हैं। कमाल है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो विश्वास कर लो, क्योंकि ये हकीकत है संध्या। और रायचंद डिजाइन्स में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ मल्लिका रायचंद का बेटा, विक्रम रायचंद। अच्छा, हेलो सर, एंड थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। नो डाउट संध्या, तुम्हारी माइंड ब्लोइंग डिजाइन देखने के बाद मैं तो तुम्हारी कला का एकदम दीवाना हो चुका हूँ। वाकई में क्या बेहतरीन कपड़े बनाती हो तुम। और बस ऐसे ही कपड़े बना बना कर तुम हमारी कंपनी को आगे लेकर जाओ। ये कंपनी तो पहले से ही इतने बड़े मुकाम पर है, पर हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगी कि मेरी कला से मैं हर किसी का दिल जरूर जीतूं, क्योंकि कपड़े पहनना केवल दिखावा नहीं होता, वो तो एक खुशी से भरा एहसास होता है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे कपड़े पहने वो उस एहसास को पूरी तरह जी पाए। क्या कमाल का थॉट है, बिल्कुल तुम्हारे काम की तरह। कहीं तुम और तुम्हारी ये बातें मुझे तुम्हारा दीवाना ना कर दे। कुछ भी। तभी वहां पर मल्लिका आती है। अरे विक्रम बेटा,
क्या बातें चल रही है यहाँ पर? जाओ, फाइनेंस मीटिंग में फाइनेंस टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है। पापा भी वहीं पर बैठे हैं। ठीक है मॉम, अभी जाता हूँ मैं। वैसे संध्या, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना? कंपनी अच्छी लगी कि नहीं? अच्छी? ये तो बहुत अच्छी है मैम। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम, मेरी डिजाइन्स को देखकर मुझे एक मौका देने के लिए और यहाँ लंदन बुलाने के लिए। सारा खर्चा आपने ही उठाया और ऊपर से मुझे शुरुआत में ही इतने पैसे दे रही हो आप। आजकल तो इतना भरोसा कोई भी नहीं करता और उसके लिए आपको जितना थैंक यू कहो उतना कम है मैम। ओ कम ऑन संध्या, अब बस भी करो। तुम यहाँ तक आना डिजर्व करती हो और इसीलिए तुम यहाँ पर हो। फिर एक रोज ऐसे ही ऑफिस में जब संध्या एक कमरे के पास से गुजर रही होती है, तभी अमिताभ, तुम इस कमरे को बंद करना कैसे भूल सकते हो? अरे ये हमारी कंपनी का सबसे रहस्यमय कमरा है। माफ कर दो मलिका, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अगर तुमने अगली बार से ध्यान नहीं रखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। याद है ना तुम्हें? इस कमरे में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो किसी के सामने नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, याद है मुझे। अब चलो यहाँ से, वरना एम्प्लॉयज देखेंगे तो खामखा शक करेंगे। अरे ये क्या, आखिर ये दोनों किस राज की बात कर रहे हैं और क्या है इस कमरे के अंदर? अब संध्या दिन भर उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती है। उसका और विक्रम का बॉन्ड भी दिन ब दिन काफी अच्छा होने लगता है। फिर एक दिन, यस बाबा, लव यू टू। सर वो, ओ नो, आई एम रियली सॉरी, मैं शायद गलत समय पर आ गई। अरे नहीं संध्या, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा कॉल अभी खत्म ही होने वाला था। ओके, तो आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? गर्लफ्रेंड? जी हाँ, गर्लफ्रेंड ही। अभी आप उनसे ही तो बात कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, बल्कि मॉम से बात कर रहा था। तुम तो जानती ही हो, मॉम फिलहाल 2 दिनों के लिए स्कॉटलैंड गई है। उनकी सहेली का फंक्शन है ना, इसलिए। ओ तेरी, मैं भी ना कितनी पागल हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर। इट्स ओके संध्या, और प्लीज मुझे सर कहकर मत पुकारो। मैं और तुम एक ही उम्र के हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे मेरी ही उम्र के लोग सर कहकर बुलाए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, प्लीज संध्या। ठीक है विक्रम, वैसे आप काफी अच्छे बेटे हो। मल्लिका मैम का बहुत ख्याल रखते हो आप। हाँ, मॉम ने हमेशा मुझे एक्स्ट्रा प्यार जो दिया है, शी इज द बेस्ट। इसीलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पापा से भी ज्यादा। सो क्यूट। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये डिजाइन देने आई थी, इन्हें अप्रूव कर दीजिए, फिर इनका आगे का काम किया जाएगा। अरे यार, तुम्हारे डिजाइन को अप्रूवल देने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि ये 100% बेस्ट ही होंगे। थैंक यू सो मच सर। मेरा मतलब थैंक यू विक्रम। लेकिन प्लीज एक बार चेक कर लो, क्या पता कोई चीज आपको या अमिताभ सर को पसंद ना आए, या फिर क्या पता डिजाइन देखते देखते आपके दिमाग में कोई और सुंदर एलिमेंट आ जाए। हाँ संध्या, ठीक है फिर, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं एक बार देख ही लेता हूँ। दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता हो जाता है और वो दोनों अब कंपनी के कैंटीन में या कहीं किसी बाहरी जगह पर आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन, ये मैं क्या देख रही हूँ विक्रम बेटा? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? उस एम्प्लॉय संध्या के साथ यहाँ वहां क्या घूमते रहते हो तुम, जैसे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। हाँ विक्रम बेटा, तुम ये भूल क्यों जाते हो कि तुम भी इस कंपनी के मालिक हो और तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के साथ दोस्तों जैसे नहीं, बल्कि एक बॉस की तरह पेश आना है। थोड़ा सख्ती से, पर लिमिट में। लेकिन तुम तो एकदम अलग हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही मॉम डैड, कि हमें लोगों में भेदभाव क्यों करना चाहिए। एम्प्लॉयज के साथ दूरी बनानी चाहिए और हमारे क्लाइंट्स के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ये तो गलत है ना। और मॉम,
संध्या और मैं अच्छे दोस्त हैं, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसीलिए प्लीज ये गर्लफ्रेंड जैसा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। मैं समझती हूँ बेटा कि तुम दिल से अच्छे हो और तुम्हारी सोच काफी अलग है, लेकिन फिर भी एक दायरा बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। अपनी मॉम की बात मान लो और इसके आगे मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करूंगी। बट मॉम, जहाँ एक तरफ संध्या लंदन में अपने डिजाइन से अपने करियर में खूब प्रगति करती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी ढेर सारे व्यूज प्राप्त करती है और उसमें भी वो खूब आगे जाती है। अमेजिंग संध्या, तुम्हें वक्त कैसा मिलता है इतना? और तुमने तो कितना सुंदर गाउन बनाया है, और इस वीडियो ने तो 2 दिनों में ही 2 मिलियन क्रॉस भी कर दिए हैं। वाह, क्या बात है। वक्त मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। और शुक्रिया विक्रम, मैं बस यूं ही अपने जीवन में आगे जाना चाहती हूँ और ढेर सारे पैसे कमाकर अपने पापा को भी यहाँ लंदन में बुलाना चाहती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल संध्या। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम उन्हें यहाँ पर अभी बुला लो, जैसे ये कंपनी तुम्हारे रहने सहने का खर्चा उठा रही है। वैसे भी मैं स्पेशली तुम्हारे पापा का भी खर्चा उठा लूंगा, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वहां अकेले रहने से बेटर यही होगा कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ रहे। थैंक यू सो मच विक्रम, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं चाहती। मैं अपने दम पर और अपने पैसों से सब करके उन्हें यहाँ पर बुलाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे। लेकिन सच कहूँ संध्या, तो मुझे तुम पर वाकई में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इतनी कठिनाइयों में इतने आगे आना आसान नहीं होता। वंस अगेन थैंक यू सो मच विक्रम। ऑलवेज वेलकम। वैसे 2 बजे मीटिंग है हमारी, सेकेंड फ्लोर के मीटिंग रूम नंबर 2 में। ठीक है विक्रम, वैसे एक बात पूछनी थी। सेकेंड फ्लोर पर एक कमरा है, वो अक्सर बंद ही रहता है। मैं जब भी मीटिंग के लिए आती जाती रहती हूँ, तब मैंने वो कमरा कभी खुला देखा ही नहीं। मानो कुछ पुराना सा हो और कुछ अजीब सा हो उसमें। मुझे वहां से ऐसी वाइब आती है। मुझे भी नहीं पता संध्या कि उस कमरे में क्या है। मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया और मॉम ने मुझे कभी ठीक से बताया भी नहीं। रहेगा कोई स्टोर रूम टाइप ही। ठीक है विक्रम, स्टोर रूम तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि उस रहस्यमय कमरे के बारे में विक्रम को भी कुछ भी नहीं पता। वक्त गुजरता जाता है और अब धीरे धीरे संध्या और विक्रम की दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदलने लगता है। दोनों एक दूसरे से इजहार करते हैं और शादी का प्रस्ताव रखते हैं। क्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पिछली बार जब मैंने तुम्हें वार्न किया था, तभी तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारे और उसके बीच केवल अच्छी दोस्ती है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर अब तुम ये क्या कह रहे हो? एग्जैक्टली विक्रम। अरे तुम इस कंपनी के मालिक हो और वो सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय। तो ये सब कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता मॉम डैड कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब मैं उसके बिना अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। उसकी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और ना ही कभी होगी मॉम। वो लाखों में एक है और मुझे उसी की जैसी जीवन साथी चाहिए। आई नो हमारे बीच में केवल बॉस और एम्प्लॉय का डिफरेंस है, लेकिन इन सब से क्या फर्क पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो और क्या चाहिए एक अच्छे रिश्ते में? प्लीज मॉम डैड, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करता हूँ। आप दोनों ने हमेशा मेरी खुशी को महत्व देकर मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है और अब भी इस रिश्ते को स्वीकार करके अपना आशीर्वाद दीजिए प्लीज। बहुत सोचने के बाद अमिताभ और मल्लिका मान जाते हैं और उन दोनों की सहमति से विक्रम और संध्या की शादी भी हो जाती है और अब वो उस अमीर खानदान की बहू बन जाती हैं। फिर वो सबसे पहले अपने पापा लखन को कॉल करती है। जुग जुग जियो बिटिया, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ये फैसला ले लिया। अभी अभी मैंने न्यूज में भी देखा। काश आप भी इस खास मौके पर मौजूद होते पापा। पर कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों के बाद मैं आपको यहाँ पर बुला ही लूंगी। वीजा के प्रोसीजर में टाइम लगता है ना। वैसे अगर विक्रम चाहे तो
तो वो अपनी पहचान से सब कुछ जल्दी करवा सकता है, लेकिन मैं आपको अपने दम पर यहाँ बुलाना चाहती हूँ और यही मेरा सपना है। इसीलिए बस थोड़ा टाइम और फिर आप भी यहाँ लंदन आ जाओगे। संध्या बेटा, अपने पापा के साथ बात हो गई हो तो नीचे चलो, मैं तुम्हें स्टाफ से मिलवाना चाहती हूँ। हाँ मॉम, बस 1 मिनट में आई। मल्लिका और अमिताभ इस रिश्ते से नाखुश होते हैं, लेकिन अपने बेटे की खुशी के खातिर वो उसे कुछ भी नहीं कहते। ऐसे ही एक दिन, एलिना, हैव यू टर्न विथ योर क्लीनिंग रूम? यस मैम। शुड आई ब्रिंग सम टी फॉर यू? नो थैंक्स एलिना, प्लीज गो एंड हैव रेस्ट, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। श्योर मैम, थैंक यू। और ये क्या, मॉम अपनी चाबियां तो हमारे कमरे के बाहर ही भूल कर गई है, और इनमें से एक चाबी उस रहस्यमय कमरे की भी है। यही अच्छा मौका है, इस चाबी को लेकर मैं उस कमरे को खोल सकती हूँ और उस राज का पता भी लगा सकती हूँ जिसे मॉम डैड सबसे छुपा रहे हैं। लेकिन नहीं, इस तरह किसी की चीजों को उनके परमिशन के बगैर इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, मुझे इन चाबियों को नहीं छूना चाहिए। फिर ऐसे ही एक दिन, ये देखिए मॉम, ये नए लहंगे का कलेक्शन का फाइनल वर्क है। अब बस साड़ियों के टचअप का ही काम बाकी है, जिनमें से आधी साड़ियाँ इंडो वेस्टर्न टाइप हैं। बहुत खूब संध्या, लेकिन तुम मुझे ऑफिस में मैम ही बुलाया करो। मैं तुम्हारी मॉम केवल घर में हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर अब भी एक एम्प्लॉय के लेवल पर हो, इसलिए प्लीज अपने लेवल में रहकर ही बर्ताव करो मुझसे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है मैम, समझ गई। आई एम सॉरी मैम, मैं पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का दायरा समझ ही नहीं पाई। नो नो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे, इट्स ओके। ऐसे ही एक रोज, जब संध्या अमिताभ और मल्लिका के कमरे से गुजर रही होती है, तभी, पता नहीं क्यों अमिताभ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संध्या की डिजाइन्स उसके डिजाइन्स के साथ मेल खाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मल्लिका? वो कहा और ये कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और इस क्रिएटिव फील्ड में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज तो होती ही है ना। थोड़ी बहुत नहीं अमिताभ, यहाँ पर तो पूरी की पूरी सिमिलरिटीज लग रही है। ये दोनों मेरे डिजाइन को किसके डिजाइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आखिर कौन है वो शख्स? फिर 2 दिनों के बाद मल्लिका संध्या से एक अजीब सवाल करती है। तुम्हारी डिजाइन किसी से प्रेरित होकर बनाई गई है क्या, या तुमने कहीं देखी थी इससे पहले? हाँ मॉम, मेरी डिजाइन बिल्कुल मेरी स्वर्गवासी माँ की तरह है। वो भी इसी फील्ड में थी, एक साड़ी की फैक्ट्री में काम किया करती थी। उनके हाथ की सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम एकदम अलग और अनोखा था। उन्होंने तो मुझे बचपन में ही सब कुछ सिखाया, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और वो उसमें चलकर मुझे और मेरे पापा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या? क्या हुआ माँ जी? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एंड आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? कुछ पता लगा क्या कि उस फैक्ट्री में आप कैसे लगी थी? नहीं मॉम, लोग तो ये कहते हैं कि उस दिन अचानक से फैक्ट्री के पिछले हिस्से में रखे केरोसिन के डब्बे लीक हो गए और वहां के मंदिर में रखा गया दिया गिर गया था। इसीलिए अचानक से आग लग गई और वो फैलकर मेरी माँ तक पहुंची। तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं और अमिताभ है ना, और मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। थैंक यू सो मच मॉम। इतना कहकर मल्लिका वहां से हड़बड़ी में चली जाती है। ये मॉम का बर्ताव पल में बदल कैसे गया? अचानक से इनके पसीने छूटने लगे और साथ ही इन्होंने आज पहली बार मेरे साथ इतनी अच्छे से बात की है। कुछ तो बात जरूर है और मुझे इसका पता लगाना होगा। और ये कितनी हड़बड़ी में गई है? एक काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे चली जाती हूँ। फिर संध्या मल्लिका के कमरे के बाहर से उसके और अमिताभ के बीच हो रही सारी बातें सुन लेती है और वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या कहो? इसका मतलब ये उसी की बेटी है? हाँ अमिताभ, संध्या उसी की बेटी है जिसके डिजाइन्स मैंने चुराए थे और उसके बल पर ही मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की थी।
उसके पास सारे सबूत थे मेरी चोरी के, और इसीलिए वो मेरा पर्दाफाश करने वाली थी। लेकिन उसके पहले ही मैंने उस फैक्ट्री में जाकर आग लगा दी और उसे भी जला दिया। संध्या की माँ की मौत मेरे हाथों ही हुई है। हे भगवान, अब क्या करें? किसी दिन अगर वो सेकंड फ्लोर वाले बंद कमरे में चली गई और वहां पर पड़े सारे वो पुराने डिजाइन उसने देख लिए जो हमने चुराए थे, तो वो तुरंत समझ जाएगी कि वो डिजाइन उसके माँ के बनाए हुए डिजाइन है। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इसका मतलब इन दोनों के कारण ही मेरी माँ मुझसे दूर हो गई। अब मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। संध्या उन दोनों की सारी बातचीत वीडियो में रिकॉर्ड करके उस वीडियो को वो अपने YouTube चैनल पर पोस्ट करती है, और वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है और पुलिस मल्लिका और अमिताभ को गिरफ्तार करने आ जाती है। आप दोनों के इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान छुपा होगा, ये मुझे कभी पता नहीं था मॉम डैड। अरे आप दोनों के कारण मुझसे मेरी माँ दूर हो गई, और इसके लिए भगवान आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई बेटा, प्लीज रोक लो हमें। अरे आगे की उम्र हम जेल में कैसे रहेंगे? प्लीज विक्रम बेटा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। अरे ये सब आपको तब गुनाह करते समय याद नहीं आया क्या? खुद को अमीर बनाने के लिए आपने एक गरीब और होनहार इंसान की जान ली है। मतलब आप कितनी गिरी हुई औरत हो मॉम। छी, मुझे तो आपको मॉम कहने में भी शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर, लेकर जाइए इन दोनों को, और अब से आप दोनों मेरे लिए मर चुके हो। उन दोनों को जेल में कैद कर दिया जाता है। वही लखन लंदन आ जाता है। तीनों का एक छोटा सा परिवार खुशी से साथ रहता है, और संध्या अपनी कला से खूब आगे जाकर एक बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर बन जाती है।